प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को पता है कि 29 फरवरी को आप सभी को विज्ञान का पेपर है और विज्ञान के पेपर में आपके कितने पार्ट है? तो 3 पार्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। और आप सभी को तीनों से मिलकर 20 MCQ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। टोटल 50 MCQ आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से मिलकर ये 50 MCQ है। और नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको बायोलॉजी से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री और फिजिक्स से महत्वपूर्ण 50 MCQ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है। और इसमें से काफी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और मैं बायोलॉजी का भी ला दूंगा, तो आपको 20 में से 20 MCQ इसी में से फंसेगा, एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं मिलेगा। जो कि आज की इस वीडियो में 50 MCQ में से 15 MCQ आपके इस बोर्ड एग्जाम में इसी पे कॉपी में से बनेगा, ठीक है ना। देख सकते हैं ये आपका प्रश्न नंबर पहला क्या है वेरी। तो बच्चों प्रश्न नंबर जो आपका पहला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एल्कीन क्या होता है। कह रहा है कि इनमें से एल्कीन कौन सा है, तो ध्यान दीजिए, एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। जब एल्केन के बात करें तो उसका सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस में 2 होता है। यानी कि जब कार्बन आपका रहेगा एक, तो उसके 2 गुने से 2 अधिक क्या रहेगा भाई, तो हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। एल्केन का ये सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, और ठीक है ना, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और CnH2n -1 ये किसका होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो इस वीडियो से आप सभी को पता चलेगी, ये प्रश्न जो आपका पहला है, इस प्रश्न से 3 प्रश्न यहीं पर तैयार हो गए, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, ठीक है ना। जब एल्केन की बात की जाए तो CnH2n + 2 सूत्र लगाइए, एल्कीन की बात की जाए तो CnH2n लगाइए, और एल्काइन की बात की जाए तो CnH2n -1। यहाँ पर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि एल्कीन का बताइए कि इनमें से कौन सा एल्कीन है। तो ध्यान दो, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। यानी जब कार्बन 1 रहेगा तो उसके हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब कार्बन 2 रहेगा तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, जो कि ये विकल्प हमारा गलत है। इसमें हाइड्रोजन 6 है, सॉरी कार्बन 6 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होना चाहिए भाई, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होना चाहिए 12 होना चाहिए, यानी 2 गुना होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। ये जो आपका है गलत है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा कि एल्कीन क्या है इसमें, तो CnH2n है। अब हम बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। कह रहे कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। आपको बताना है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिए, कीटोनिक समूह, जब कीटोनिक समूह जो होता है उसका आईपीएसी नाम बनाते समय हमको नोन ओन जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, ओन। इसी में वही जोड़ा है ब्यूटेनोन, यानी कि ब्यूटेन में ओन जोड़ दिया है तो बन गया है यहाँ पर क्या, ब्यूटेनोन। और यहाँ पर कीटोनिक यानी कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यहाँ पर घुमाकर पूछ दिया है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। अगर यहाँ पर पूछ देता कि कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तब उसका क्या होता है, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। उसका यहाँ पर नाम दे दिया है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, तो डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न में कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO होता है। और उसका आईयूपीएसी नाम बनाते समय आईयूपीएसी नाम उसमें अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। और उसी में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, अल जोड़ा गया है। प्रोपेन में अल जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर बन गया है प्रोपेनॉल, ठीक है ना। और तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका फर्स्ट विकल्प है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHO। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। आपको बताना है कि ये आपको इस विकल्प ये जो दिए है इसमें किसमें कीटोनी समूह उपस्थित है।
मैंने अभी बताया कि कीटोन का क्रियात्मक समूह डबल बांड सी डबल बांड ओ होता है, ठीक है ना। इसमें भी सी और डबल बांड ओ है, इसमें भी डबल बांड सी डबल बांड ओ है, इसमें भी डबल बांड सी डबल बांड ओ है, सॉरी डबल बांड सी डबल बांड ओ, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि C3 है ना, इसमें क्या है C3 है, H इसमें क्या है C6 है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कार्बन से 2 गुना है, ठीक है ना। ये जो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, कितना नंबर, 3rd नंबर हो जाएगा, CH3 सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड CH3। अब यहाँ पर एक बार मिला लीजिए कि यहाँ पर तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है, ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, कैसे, यहाँ पर C2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3rd नंबर हो जाएगा कि यहाँ पर कार्बन 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसमें आपको पता चल गया कि इसमें कीटोनी समूह कौन सा है, तो CH3 सिंगल बांड C डबल O सिंगल बांड CH3 वाला है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आपके अगला प्रश्न नंबर 5 नंबर में। आपका अगला प्रश्न जो 5 नंबर है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, इसका फार्मूला आप सभी को पता होगा कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है, क्या होता है, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का। अब इसके थ्रू आप इसके IUPAC नाम को क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। यदि आपको एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम डायरेक्ट याद हो तो और अच्छी बात है, क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि जब सिंगल बांड COO कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है और उसको IUPAC नाम बनाते समय क्या जोड़ते हैं, तो ओइक जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बच्चों, तो ओइक जोड़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एसिटिक, यहाँ पर कार्बन कितना है, तो कार्बन यहाँ पर 2 है। जब कार्बन 2 होता है तो क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। कार्बन 2 होता है तो एथ पढ़ते हैं, और हमको IUPAC नाम बनाते समय कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जोड़ते हैं, तो ओइक जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एथ में ओइक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। एथेन में ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2nd नंबर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो 6 नंबर है कि फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए। फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए, क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड होता है कि मेथेनॉल होता है कि एथेनॉल होता है कि एसिटिल्डिहाइड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फार्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र HCHO होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, HCHO होता है फार्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र। अब इसके थ्रू आप IUPAC नाम को अच्छी तरह से गणना कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन 1 है, जब कार्बन 1 होगा तो क्या आएगा, मेथ आएगा, जब कार्बन 1 होगा तो क्या आएगा, मेथ होगा। अब आप सभी को पता है कि सिंगल बांड CHO रहेगा तो हमको क्या जोड़ना है, अल जोड़ना होता है, अल जोड़ना होता है, क्या होता है जोड़ना, तो अल जोड़ना होता है। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें तो हाइड है, यहाँ पर अल जोड़ा गया है और यहाँ पर अल जोड़ा गया है। तो इस तरह आप 2 विकल्प को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 विकल्प तो कैंसिल हो गया, अब बची है 2। अब इसमें देख सकते हैं कि एक कार्बन है तो मेथ आएगा, न कि क्या आएगा, एथ आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न है कि एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम बताइए। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम, तो सबसे पहले समझिए कि एसिटाल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों एसिटाल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3CHO होता है, क्या होता है, CH3CHO होता है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि कार्बन 2 हो गया, जब कार्बन 2 हो गया तो आएगा एथ आएगा, क्या आएगा, एथ आएगा। अब सब में तो एथ है। अब बात यहाँ पर आती है कि सिंगल बांड CHO इसमें क्रियात्मक समूह है, और जिसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बांड CHO होता है और उसका IUPAC नाम बनाते समय हम क्या जोड़ते हैं, तो अल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, अल जोड़ते हैं। जब एथेन में अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd नंबर हो जाएगा कि एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम जो होता है एथेनॉल होता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 8 नंबर प्रश्न पर कि CH3COCH3 का IUPAC नाम बताइए। इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर CO इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर जिसमें क्रियात्मक समूह जिसका CO होता है उसमें IUPAC नाम बनाते समय क्या जोड़ते हैं,
तो ओन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं प्यारे बच्चों? ओन जोड़ते हैं। अब इसमें देखिए कि किसमें ओन जोड़ा गया है, तो इसमें ब्यूटेनोन, इसमें प्रोपेनोन, दोनों में तो नोन जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि कार्बन कितना है, तो कार्बन इसमें 3 है। और जब कार्बन 3 हो जाए तो क्या जोड़ते हैं? प्रोपेन होता है, प्रोप होता है, ठीक है ना। और इसका आईपीएसी नाम बना देंगे तो हमको प्रोपेनोन प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3rd नंबर हो जाएगा प्रोपेनोन। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न पर। कह रहे कि प्रोपेनाल है, प्रोपेनाल, इसमें देखिए कि क्या जोड़ा गया है, तो यहाँ पर आल जोड़ा गया है। जब आल जोड़ा जाता है तो उसका क्रियात्मक समूह किसमें होता है? क्या होता है कि आल जोड़ा देता है तो OH, ठीक है ना। जिसका क्रियात्मक समूह OH होता है उसमें हमको आल जोड़ना होता है। तो इस सभी में तो OH जोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर प्रोप की बात हो रही है। जब प्रोप की बात होती है तो हमको कार्बन 3 लेना चाहिए। यहाँ पर सभी में 3 कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से 2 गुने से 1 अधिक हाइड्रोजन, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 5x6 है जो कि 2 गुना है, लेकिन हमको 2 गुने से 2 अधिक लेना है। यहाँ पर देखिए कि कार्बन 2 है तो हमको हाइड्रोजन होना चाहिए कितना? 6 होना चाहिए, C2H5OH है यहाँ पर, लेकिन ये C2 है जो कि ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि C3H6, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 8 होना चाहिए जो कि यहाँ पर 7 ही है। यहाँ पर 3 है जो कि यहाँ पर 8 है, 7 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 8 है, तो C3H7OH हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेनाल का C3H7OH। हम अब बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पर, जो कि 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कि नीचे दिए गए यौगिकों में कीटोनिक समूह, कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह है, इसमें कौन सा कीटोनिक का प्रक्रियात्मक समूह है आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि C3CH2OH, ठीक है ना। यहाँ पर है CH3COCH3, यहाँ पर देख सकते हैं CH3COOH, यहाँ पर HCOOH है, जो कि ये आपका क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड का है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि CH3CO जो होता है कीटोनिक समूह होता है, इसमें CO कीटोनिक समूह हो जाएगा, ठीक है ना। और CH3 यानी 2 कार्बन और कितना हाइड्रोजन? 6 का हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 गुने से 2 अधिक, जो कि हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। जो 2 कार्बन हो जाएगा, जब 2 कार्बन हो गया तो हाइड्रोजन होना चाहिए 6, जो कि 2 गुने से 2 अधिक है, और इसमें कीटोनिक समूह हमको CO मिल ही रहा है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 11 नंबर है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर देखिए कि प्रोप जब होगा तो कार्बन हमको 3 होगा। अब इसमें N जोड़ा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड रहता है तो हमको N जोड़ते हैं, जो कि हमको इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, यानी कि कार्बन जितना रहेगा, कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कार्बन है जो कि यहाँ पर 2 गुने से 2 अधिक, ये गलत है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि कार्बन कितना है? 3 है, तो हमको ये प्रूफ तो दर्शा रहा है, ठीक है ना। ये तो सही विकल्प मार सकते हैं, इसको बिना देखे एक मुद्दा मार सकते हैं कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, यानी कह रहा है कि कार्बन हमको 3 होना चाहिए, जो कि किसी भी विकल्प में इसमें कार्बन 3 नहीं है, केवल एक सेकेंड नंबर विकल्प में है, तो बिना देखे आग से मार सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न में कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो एथेनॉल हो जाएगा, यानी 3rd नंबर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं हम 13 नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। तो प्यारे बच्चों संतृप्त यौगिक कब होगा? आपको यहाँ पर देखिए कि एथेनॉल, इसमें बांड कितना आएगा? जब हम जोड़ेंगे कार्बन हाइड्रोजन को तो हमको इसके में बांड सिंगल बांड से जुड़ेगा। जब सिंगल बांड से जुड़ता है तो संतृप्त होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि असंतृप्त, तो मेथेन में भी सिंगल बांड से ही जुड़ेगा, इथाइल एल्कोहल भी सिंगल बांड से ही, जबकि एथिलीन जो है इसमें डबल बांड से जुड़ेगा, और जिसमें डबल बांड से जुड़ता है वही हमारा असंतृप्त होता है। तो इसका राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा एथिलीन। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 14 नंबर पर कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है? मेथेनॉल है कि मिथेनॉल है, एथेनॉल है कि एथेन है? आपको बताना है कि एल्डिहाइड इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर 2nd नंबर हो जाएगा मेथेनॉल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 15 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धात्विक तत्व है? फास्फोरस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि लिथियम है कि सल्फर है?
तो धात्विक तत्व होता है क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें लिथियम जो है धात्विक तत्व है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, क्षारीय धातुएं है। क्षारीय धातु इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होता है क्षारीय धातु होता है। तो इसका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो है 17 नंबर की, यूरेनियम है। यूरेनियम इसमें कौन सा हो जाएगा, क्षार धातु हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि गैस हो जाएगा। तो जो यूरेनियम होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। ठीक है ना, तो यूरेनियम क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इसका राइट। अगला प्रश्न 18 नंबर देख सकते हैं कि नियान है। इसमें नियान कौन सा है, क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, संक्रमण तत्व है कि उपधातु है। तो नियान जो होता है एक अक्रिय गैस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा अक्रिय गैस। अब हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड है। अब अगला प्रश्न 20 नंबर देख सकते हैं कि एंटीमनी है। एंटीमनी इसमें कौन सा है, धातु हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा कि मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जो होता है एक मिश्र धातु होता है, सॉरी उपधातु होता है। ठीक है ना, तो एंटीमनी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपधातु हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो है 21 नंबर की, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का क्या होता है, ट्वाइस होता है। ठीक है ना, PbNO3 का ट्वाइस होता है, जो कि इसका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा, PbNO3 का ट्वाइस। अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं अगला प्रश्न कि अम्लगम है। अम्लगम होते हैं, अम्लगम क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं कि विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो अम्लगम जो होते हैं एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर की, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है। किस मिलाकर आपको कांसे बनते हैं, तो कापर जिंक मिलाकर बनते हैं, कापर टीन मिलाकर बनते हैं, कापर निकिल की कापर आयरन। तो ध्यान दीजिए कि जो कांसे बनते हैं आपको कापर और टीन के मिश्रण से क्या बनते हैं, कांसे बनते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 24 नंबर की, फफोलेदार कापर है। फफोलेदार कापर कौन सा है, फफोलेदार कापर क्या है, शुद्ध कापर है कि कापर का इसके है कि कापर का मिश्र धातु है कि कापर जिसमें 2% भी अशुद्धियां भी होती है। कापर भी होना चाहिए और उसमें 2% की अशुद्धियां भी मिली होनी चाहिए, तो वो हमारा जो होता है फफोलेदार कापर होता है। यानी इसका राइट आंसर एक शब्द में कह सकते हैं कि फोर्थ नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर की, फफोलेदार तांबे की कापर की मात्रा है। फफोलेदार जो तांबा है उसमें कापर की कितनी मात्रा होती है। तो मैंने अभी पिछला आपके प्रश्न में बताया कि 2% उसमें अशुद्धियां भी होती है कापर में। ठीक है ना, फफोलेदार में जो आपका कापर बनता है उसमें 98% जब कापर हो जाएगा और 2% अशुद्धियां हो जाएगी। यही प्रश्न पर आप इसमें देख सकते हैं कि फफोलेदार तांबे में कापर की कितनी मात्रा होनी चाहिए, यानी 98% कापर की मात्रा होनी चाहिए और 2% कितनी अशुद्धियां की मात्रा होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की, पित्तल है। पित्तल धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो पित्तल आपका क्या होता है, तो पित्तल मिश्र धातु होता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर फोर्थ नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर की, परावर्तनी भट्ठा का उपयोग होता है प्रगलन में, निस्तापन में, विषमरीकरण में कि अतिशीतलन में। तो परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है निस्तापन में। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न में, कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। ठीक है ना, और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। याद रखिएगा 7 से कम जो होता है क्षारीय अम्लीय विलयन का होता है और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, तो 7 से अधिक हो जाएगा, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो कि 29 नंबर है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान। अम्लीय विलयन न पूछकर आपको पूछ सकता है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। इसमें दोनों एक ही है। ठीक है ना, अम्लीय विलयन का ये या H2SO4 का ये, कोई बात में अंतर नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका पीएच मान पूछ रहा है। तो अम्लीय मैंने अभी बताया कि 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक आपका क्षारीय होता है। तो अम्लीय जो होता है 7 से कम हो जाएगा, यानी फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों अब अगला प्रश्न आपके देख सकते हैं स्क्रीन पर 30 नंबर है कि एक विलयन का पीएच मान हमको 5 दे दिया है, तो यह विलयन किस प्रकार का विलयन होगा।
अम्लीय विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा, उदासीय विलयन होगा कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो 5 जो है 7 से कम ही तो है, और 7 से जिस विलयन पीएच मान कम होता है उसको क्या कहते हैं, तो अम्लीय विलयन। क्या होता है, अम्लीय विलयन। तो 7 से कम तो 5 ही है, तो यह क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन में आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न 31 नंबर है कि शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी को पता है कि 7 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है ना, Na2CO3 10H2O होता है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में फिटकारी का भी प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर फिटकारी का सूत्र नहीं दिया है, हमको ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र दे दिया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर सूत्र देख सकते हैं कि CaCl2 होता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है, जो कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को भी, और ब्लीचिंग पाउडर का ही इसमें रासायनिक सूत्र दे दिया है, तो इसका राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र को ही चुनेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न आपका जो कि 35 नंबर है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन किस प्रकार का विलयन है। अम्लीय विलयन है, क्षारीय विलयन है, उदासीन है कि उभयधर्मी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न 36 नंबर है कि एक विलयन का पीएच मान 3 है। एक विलयन का पीएच मान 3 है, तो वह विलयन किस प्रकार का विलयन होगा, तो 7 से जो कम होगा विलयन पीएच मान, उस विलयन को अम्लीय विलयन में भेज देंगे, यानी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अधिक आता तो उसको क्षारीय विलयन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 37 नंबर आपके प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान यहाँ पर देख सकते हैं, अम्लीय इसमें जोड़ दिया है, अम्लीय जोड़ दिया है, इसका मतलब जो होगा 7 से कम ही होगा, ठीक है ना। 7 से कम यहाँ पर भी संकेत कर दिया है कि अम्लीय वर्षा के जल। तो देख सकते हैं कि अम्लीय यानी 7 से कम, और जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पर वर्षा के जल का पीएच मान बताना है जो कि अम्लीय, तो यानी 7 से कम ढूंढ लीजिए। यहाँ पर जो 5.2 होता है यही होता है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो है कि 38 नंबर है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर को गर्म करते समय कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर को गर्म करते समय CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। अब अगला प्रश्न है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल होता है कि अपरिवर्तित रहता है यानी बदलता ही नहीं है। तो क्षारक के साथ हल्दी को मिला देंगे तो हमको भूरा लाल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपके फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। यहाँ से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट होता है फिजिक्स के, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, तो ध्यान दीजिए, एक स्थिर आवेशित कण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेशित कण विद्युत और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। गतिमान आवेशित कण चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जबकि एक स्थिर आवेशित कण केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न 2 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, टेस्ला होता है, गॉस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 याद रख लीजिए इसका मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा मात्रक नहीं है। तो मैंने अभी बताया 3 आपको मात्रक, एक टेस्ला बताया, एक गॉस बताया, और आपको क्या बताया, वेबर पर मीटर स्क्वायर बताया, वेबर पर मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला भी है, गॉस भी है, लेकिन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो कि है कि वेबर किस राशि का मात्रक है। वेबर जो है किस राशि का मात्रक है। तो वेबर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने बताया वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि इसमें क्या है वेबर केवल पूछ रहा है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। पहले ही चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वेबर होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा, 2nd नंबर चुंबकीय फ्लक्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि बी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यहां से बात हो रहा है। ए जो है आपका क्या है, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि बी, ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर वह फ्लक्स के संकेत है, इनके बीच कौन सा संबंध है, ठीक है ना, इसके बीच कौन सा संबंध है, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स और थीटा के बीच का कौन सा संबंध है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है, फाई इक्वल टू बी ए काश थीटा होता है, ठीक है ना, फाई इक्वल टू बी ए काश थीटा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फाई इक्वल टू बी ए काश थीटा फॉर्मूला में ही दे दिया है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर है आपका कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है। विद्युत धारा किस युक्ति के द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, जनित्र के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, अमीटर के द्वारा कि मोटर के द्वारा। तो विद्युत धारा जनित्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना, विद्युत धारा जो होता है विद्युत धारा यानी जनित्र के द्वारा उत्पन्न होता है। अब यहां से देख सकते हैं कि डायनामो उत्पन्न करता है। डायनामो क्या उत्पन्न करता है, आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र। तो डायनामो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर है कि डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो जो होता है किसको किसमें परिवर्तित कर देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए डायनामो जो होता है ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो 9 नंबर है कि वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर है वो किसको किस में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ध्यान दीजिए जो विद्युत मोटर होता है क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। डायनामो क्या करता है, इसके उल्टा करता है, यानी कि वो यांत्रिक को विद्युत में कर देता है और ये जो करता है विद्युत को यांत्रिक में कर देता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं अगला प्रश्न 10th नंबर है, लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। लघु पथन होने से परिपथ में विद्युत धारा के मान में क्या परिवर्तन होता है, बहुत विद्युत धारा कम हो जाता है कि परिवर्तित ही नहीं होता है कि बहुत अधिक हो जाता है कि निरंतर परिवर्तित होता जाता है। तो ध्यान दीजिए जब लघु पथन शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है बढ़ जाता है, ठीक है ना, विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है शॉर्ट सर्किट होने से, यानी लघु पथन होने से परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से 11 नंबर प्रश्न जो है कि ये गलती है आपके, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न पर कि जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का, कोयला का। तो जीवाश्म ऊर्जा जो है एक कोयला का स्रोत है, ठीक है ना, जीवाश्म ऊर्जा एक कोयला का स्रोत है। अब अगला प्रश्न है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई थी। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1985 में गंगा सफाई योजना की प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश आपको कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3rd नंबर हो जाएगा काला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने 39 केमिस्ट्री का कराया और आपको 15 जो कराया हमने फिजिक्स का, ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स में अभी 2 चैप्टर आपको बाकी रह गया है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर से और बायोलॉजी का सारा ईएमपी प्रश्न अगली वीडियो में आने वाला है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके सर। यहाँ पर देख सकते हैं 23 लिखा है, यानी 23 में ये सभी के सभी प्रश्न क्या है टकरा गए हैं और 2024 में इसी में से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि अगली वीडियो आने में थोड़े ही समय लगे।